नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल सादकी भी साथ आप देख रहे हैं। और सांसद भोपाल की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस बयान के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जिसमें उन्होंने लव जिहाद को लेकर टिप्पणी की है। सांसद ने कहा कि हिंदुओं की निष्क्रियता के चलते लव जिहाद के मामले बढ़े हैं। हिंदू कभी किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करता। लव जिहाद अब और विकृत रूप ग्रहण कर रहा है। जिस तरह से लव जिहाद बढ़ रहा है, हमारी बेटियों को बहला फुसलाकर आतंकवादी बनाया जा रहा है। मिशन के तहत लव जिहाद किया जा रहा है, उन्होंने कहा। सांसद ने कहा कि परिजनों से अपील करते हुए कि परिजन और हिंदू बेटियां सचेत रहें, बेटियां अपने माता पिता का सम्मान करें, ऐसे लव जिहाद में न फंसें। इसके अलावा सांसद ने दमोह में एक स्कूल में कथित तौर पर हिजाब पहनने के लिए बच्चियों पर बनाए जा रहे दबाव पर भी प्रतिक्रिया दी। स्कूल जो कि मंदिर माना जाता है, वहां ऐसे कुकृत्य की जगह नहीं है, उन्होंने कहा। हिंदू कभी भी किसी के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं करता, इसलिए जो विधर्मी ऐसा करते हैं, हमारी हिंदू बेटियों को आज से नहीं, ये काफ़ी समय से निरंतर इनका प्रयास चलता रहा, आज भी चल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से विकृत रूप और ज़्यादा ले रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें हमारी बेटियों को मिशन के तहत, षड्यंत्र के तहत और इनके लव जिहाद के तहत उसको लिया जा रहा है। बेटियों को बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है। इधर दमोह की गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। राज्य बाल आयोग की टीम ने स्कूल का निरीक्षण किया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि स्कूल की प्रिंसिपल और 2 अन्य टीचर्स स्कूल ज्वाइन करने के बाद कन्वर्ट हुए हैं। आयोग की टीम से बातचीत के दौरान स्कूल की प्रिंसिपल ने माना कि वो पहले खरे सरनेम लिखती थी। इस मामले में खुलासा नहीं हो सका है कि तीनों शिक्षिकाओं ने अपना धर्म क्यों बदला। आपको बता दें कि स्कूल पर आरोप है कि वहाँ हिंदू लड़कियों को भी हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। दरअसल कुछ दिन पहले स्कूल ने अपने टॉपर स्टूडेंट्स का पोस्टर जारी किया, जिसमें हिंदू लड़कियों को भी हिजाब में फोटो थी, जिसके बाद दमोह में पोस्टर को लेकर विवाद हुआ। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जांच के आदेश दिए। इस बीच स्कूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि वो अपनी प्रार्थना में भी बदलाव कर रहा है। स्कूल में अब लव पर आती है दुआ नहीं गाया जाएगा, स्कूल में अब सिर्फ राष्ट्रगान ही होगा। इसके साथ ही स्कूल के संचालक ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म से स्कार्फ को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोग की टीम को संचालक के पास 1000 एकड़ जमीन के सबूत मिले, जिससे विदेशी फंडिंग की आशंका है। फिलहाल स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। दमोह की घटना पर कड़ा कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं और इनके टेरर फंडिंग में और देश विरोधी ताकतों के साथ इनका कहां कनेक्शन है, इसकी पूरी जांच गंभीरता के साथ होनी चाहिए। मैं वहां के दमोह के जिला प्रशासन को भी मैंने कहा केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि हमने उसकी मान्यता समाप्त कर दी है। 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले एक नहीं 3 गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। साथ ही 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। वहीं 50 2 पहिया वाहन रिकवर करने में भी पुलिस कामयाब रही। राजधानी रायपुर बाइक चोरी के समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रही ये गाड़ियां चोरी की हैं, जिन्हें राजधानी रायपुर से ही चोरी किया गया था। शातिर चोरों ने महज 5 माह के भीतर 50 से ज्यादा गाड़ियां पार कर दी थी और फरार थे। बाइक चोरी के आंकड़े और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। राजधानी रायपुर में बीते 6 माह में 200 से ज्यादा 2 पहिया वाहन चोरी के मामले सामने आए। ऐसे में पुलिस के लिए चोरों को पकड़ने की कठिन चुनौती थी और रायपुर एसएसपी ने क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम का गठन किया, जिसने चोरों पर नकेल कसते हुए अब तक 150 गाड़ियां रिकवर करने में सफलता पाई है। बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर के रायपुर पुलिस के द्वारा विशेष टीम गठन करके काम किया जा रहा है। अभी तक 2023 में लगभग 200 बाइक्स रायपुर पुलिस ने रिकवर की है। आज 50 बाइक्स रिकवर की हैं और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 7 चोर हैं और 5 उन चोरी की हुई बाइक को खरीदार में से हैं। जो आरोपी हैं इनमें से 4 लोग उड़ीसा के हैं, जो उड़ीसा से बाइक चोरी करने आते थे। कुछ बाइक चोरी करके उड़ीसा से लगे हुए ज़िलों में या फिर उड़ीसा में ले जाकर के बेचते थे। ज़्यादातर बाइक्स उड़ीसा के कोरापुट एरिया में और धमतरी या महासमुंद में, इन जगहों पे अलग अलग जगह पे इन्होंने बेची है। कुल 50 बाइक्स की बरामदगी हुई है और 12 लोग गिरफ्तार हुए। इन शातिर गिरोह के तार रायपुर, उड़ीसा, धमतरी और महासमुंद से जुड़े हुए हैं। ये शातिर उन गाड़ियों को निशाना बनाते थे जिनका लॉक या तो पुराना हो या फिर खराब। इसके बाद मास्टर की का इस्तेमाल लॉक खोलकर बाइक लेकर अफू चक्कर हो जाते थे और दूसरे जिले में जाकर सस्ते दाम में बेच दिया करते थे। रायपुर शहर में लगातार 2 पहिया वाहनों की चोरी की शिकायत पर अब रायपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने
गिरोह का यहाँ पर खुलासा किया है। 3 करीब गिरोह मिल करके, जिसमें 14 आरोपी शामिल थे। उन्होंने ये पूरी बाइकों को चोरी किया। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यहाँ पर जो बाइकें हैं, अलग अलग तरह की इसमें बाइकें हैं, 2 पहिया वाहन है, गियर वाली गाड़ियाँ हैं, बिना गियर वाली गाड़ियाँ, महंगी गाड़ी से लेकर के सस्ती गाड़ियाँ, सभी तरह की गाड़ियाँ इसमें शामिल है। जो शहर भर से इन लोगों ने करीब 50 से ज़्यादा गाड़ियों को चोरी करके अपने साथ अलग अलग ज़िलों में बेच दिया था। इस गिरोह में 14 लोग शामिल थे, जो धमतरी, रायपुर, इस तरीके से अलग अलग जिलों से कांटेक्ट कर रहे थे और गाड़ियों को सस्ते दाम में बेच रहे थे। पुलिस ने अब इस गिरोह का खुलासा किया। बहरहाल अब भी ये आशंका जताई जा रही है कि इस गिरोह के तार और भी बाहर उड़ीसा के गिरोह से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सर, NS 24/7, रायपुर। मध्य प्रदेश के भिंड में स्टेशनपुरा गांव के ग्रामीण धीमा जहर पीने को मजबूर हैं। इस गांव में रहस्यमयी बीमारी के चलते लोगों के पैर टेढ़े हो रहे हैं। 40 की उम्र आते आते लोगों की हड्डियां तक टूटने लगी हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीणों की इस समस्या से ग्रसित होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। स्टेशनपुरा गांव की रहस्यमयी बीमारी और उसके फैलने के कारणों पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भिंड जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ ही दूरी पर है गांव स्टेशनपुरा। इस गांव में 350 की आबादी है। घरों की संख्या 45 है। गांव के हर घर में 25 साल से अधिक उम्र के लोगों के पैर टेढ़े हो गए। 40 पार की उम्र आते आते लोगों की हड्डियां टूटने लगी। कई लोगों के दांत टूट गए। अंधविश्वास के जाल में फंसे ग्रामीणों ने पूर्व जन्म के कर्मों का फल माना तो कुछ ग्रामीणों ने झाड़ फूंक का सहारा लिया। ग्रामीणों की हड्डियां इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो लाठी और बैसाखी के सहारे चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। समस्या सर जी ये है कि हमारे यहाँ पहले तो पानी में कैल्शियम की कमी है। 40 साल के बाद हर आदमी विकलांग हो जाता है। हर घर में आपको बोकर मिलेगा। ये पंचायत ने बोर भी करवाया है, ना उसकी कोई जांच हुई ना कुछ हुआ। उसमें 1 इंची का पानी है, ना पूरे गांव की सप्लाई हो सकती है। उसमें कोई सुनवाई नहीं सरकार की। एक बार और ले गए, फिर डॉक्टर आए, गोते भेज दे, 2 गोली पकड़ाए दे, वो नहीं घट गई, खत्म है गई। अब फिर देखेंगे, वो नहीं मिली। अब तुम ठीक हो, जांच का बोतल भर लगे पानी की, बहू को कोई पता नहीं पड़ोगे सही बताई कि गलत बताई। दरअसल गांव में पीने के पानी का एकमात्र साधन एक कुआं है। इस कुएं के पानी का उपयोग पूरे गांव के लोग करते हैं। सभी ग्रामीणों को एक ही तरह की बीमारी जकड़ने के बाद लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। प्रशासन ने पानी के सैंपल लिए, तब जाकर पता चला कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा चिंताजनक स्तर पर है, जिसके चलते ही ये बीमारी पूरे गांव के लोगों में फैल रही है। पानी हमारे यहाँ इतना खराब है कि हमने 2-4 बार शिकायत भी करी है, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। और पानी की वजह से ही ये सब लोग विकलांग हो रहे हैं। ये सब, और ये अभी लाइन खुदी है, 10-12 दिन है गए, ना तो अभी हमारे को यहाँ कोई कनेक्शन हुआ है, ना कुछ हुआ अभी तक। बीमारी के बीच हरकत में आए प्रशासन ने ग्रामीणों को कुएं और हैंडपंप का पानी नहीं पीने की सलाह दी है। जांच रिपोर्ट जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन वैकल्पिक पीने के पानी की व्यवस्था कर रहा है। निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। मैं इसकी उच्च तकनीकी विशेषज्ञों से जांच करवाता हूं और एक स्वास्थ्य टीम को भेजता हूं और पीएचई की टीम को भेजता हूं, जो टेक्निकल रूप से वहां के पानी की जांच करेंगे कि वहां क्या ऐसा कोई उसमें मिलावट है जिससे इस प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। पीने के पानी की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक पीने के पानी का इंतजाम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन जो ग्रामीण फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, उनकी चिंता प्रशासन नहीं कर रहा है। INH न्यूज के लिए भिंड से शुभम जैन की रिपोर्ट। यूं तो नगर निगम तालाबों के सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण को लेकर कई दावे करता है, लेकिन इन दावों की हकीकत तब सामने आती है जब आपकी आंखों के सामने कोई तालाब सूख रहा हो। राजधानी रायपुर के खमतराई के शिवानंद नगर के नीम डबरी तालाब का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। यह है शिवानंद नगर का नीम डबरी तालाब, जो लगभग पूरी तरह से सूख चुका है। तालाब के सूख जाने के साथ साथ यहाँ पर गंदगी और कचरों का अंबार लगा है। एक तालाब जब सूखता है तो पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित होता है और इस तालाब के सूखने से वाटर लेवल नीचे चला गया और आसपास के बोर भी सूख गए हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये क्या है, पूर्व में मंत्री जी था राजेश मुड़र जी, वो 20 लाख रुपया पास किए थे। अपन सतनामी समाज वाले बोले थे तभी हुआ था, जाकर 2-3 बार बोले, और हमारे सतनामी समाज का ही योगदान है इसमें। समस्या होती है मैडम, यह तो वो देखो बोर है ना, वो भी सूख गए हैं। और ये देखिए सामने बोर है, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, उसी में कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं।
बीजेपी शासनकाल में इस तालाब के लिए 20 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, स्वीकृति फाइलों में दब कर रह गई। स्थानीय पार्षद का कहना है कि लगातार नगर निगम को इसके लिए पत्र लिखे गए, साथ ही समस्या बताई गई, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। नीम डबरी तालाब वीर शिवाजी वार्ड क्रमांक 16 खमतराई, जो यह नीम डबरी तालाब पूरी तरह से सूख गए हैं और यह चट्टानों से भरा हुआ है। पूर्व मंत्री माननीय राजेश मुणत जी द्वारा यह नीम डबरी तालाब के लिए 20 लाख रुपए का स्वीकृति हुआ था। जैसे ही भाजपा शासन चले जाने के बाद कांग्रेस के शासन आने पर यह 20 लाख रुपया वापस चले गए और न ही इस पर ध्यान दिए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है और इतने बड़े तालाब का सूख जाना कहीं ना कहीं अपने आप में निगम के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतनी भीषण गर्मी में, जो मई जून का महीना है, अप्रैल का महीना है, बाकी दिनों में इसमें थोड़े पानी रहते हैं, लेकिन इतने गर्मी में जहाँ पे जल की समस्या है खमतराई इलाके में, वहाँ पे इस तालाब का सूख जाना और निगम अमले का इस पर ध्यान नहीं देना कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आता है। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24x7 रायपुर। कान्हा टाइगर रिजर्व की बाघिन नीलम अपने 3 शावकों के साथ पार्क में घूमने के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मैदान में स्वच्छंदता से घूम रही है। नेशनल पार्क के कान्हा जोन का ये वीडियो पर्यटकों ने वायरल किया। आपको बता दें कि कान्हा की बाघिन नीलम पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इधर पन्ना में लू लगने से भगवान जगन्नाथ भी बीमार पड़ गए हैं। अब 15 दिनों तक उनका इलाज चलेगा, जिस वजह से मंदिर के पट को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि पुरी की तर्ज पर मंदिरों की नगरी पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा का कार्यक्रम बीते 150 सालों से आयोजित किया जाता रहा है। पन्ना में भगवान जगन्नाथ स्वामी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ विराजित हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ यहाँ मनाने की परंपरा है। मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा के पहले भगवान को लू लग जाने से वो बीमार पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी को धूप में स्नान कराने से लू लगती है, जिसके चलते फिर वो बीमार हो गए हैं। और अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का दौरा, खेरटिया बिहीन गांव का किया दौरा। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में पैदल पहुंचे मंत्री। सड़क नहीं होने से 6 किलोमीटर तक पैदल चले मंत्री और अफसर। जन चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्या। तो बड़ी खबर, जन चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्या और 6 किलोमीटर तक पैदल चले मंत्री और अफसर। तो अंबिकापुर से खबर, जहां जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्या को सुना है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का दौरा है इस क्षेत्र में और खेरटिया विहीन गांव का उन्होंने दौरा किया। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं। इसे लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष में बैठी कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। तैयारियों के बीच प्रदेश कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। कांग्रेस के 30 विधायकों की टिकट पर तलवार लटकी नजर आ रही है। पार्टी के ही सर्वे में ये बात सामने आई है। भाजपा तंज कस रही है कि 30 नहीं बल्कि सभी विधायकों की क्षेत्रों में स्थिति बद से बदतर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में AICC के सर्वे से प्रदेश के 30 विधायकों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस के कुल 96 विधायकों में से 30 विधायकों की क्षेत्र में स्थिति ठीक नहीं है और ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं। AICC की रिपोर्ट के बाद इन विधायकों को क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 2 महीनों में स्थिति में सुधार नहीं होगा तो उनके टिकट काटे जा सकते हैं। हालांकि पार्टी के जिम्मेदार सर्वे और रिपोर्ट से इनकार कर रहे हैं कि जो कर्नाटक में जिसने सर्वे किया था, आज उसने 125 से 135 सीट बोली हैं और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी जी ने भी बोला है कि 150 से अधिक सीटें आ रही हैं और एंटी कन्वेंसी हर पार्टी में रहती है। अब आज ही के अखबार छाप रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से मालूम चला है कि उनकी मात्र 50 सीटें आने वाली हैं। अगर उनकी 50 आ रही हैं तो फिर हमारी 30 कहाँ खतरे में। कांग्रेस के सर्वे को लेकर बीजेपी तंज कस रही है कि प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायकों की स्थिति खराब है। 15 महीनों का भ्रष्टाचार क्षेत्र की जनता भूली नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कंफ्यूजन में है, डेंजर में है और डेंजर और खतरा किससे है? तो खतरा आपस में ही है। तो AIC ने अगर 30 सीट की जानकारी दी है तो ये जानकारी अभी और बढ़ेगी।
ये जो डेंजर जोन 30 सीट का बताया, ये 30 से 60 होगा और 60 से 96 पूरा का पूरा भी हो जाए अगर जितने विधायक है कांग्रेस के, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस की एआईसी हो चाहे प्रदेश की पीसीसी हो कांग्रेस की, दोनों ही जगह कंफ्यूजन की स्थिति है। पिछले दिनों में दिल्ली में हुई पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर मंथन हुआ है। पार्टी ने प्रदेश में 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वे के साथ ही स्थानीय समीकरणों को साधने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा विधायकों को 2 महीने का समय है। यदि स्थिति में सुधार नहीं होगा तो पार्टी दूसरे विकल्प पर विचार करेगी। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। विकास का गढ़ छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ बलरामपुर जिले में भी कुपोषित बच्चों को मिल रहा है। योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण एवं बाल रोग विशेषज्ञों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक रिपोर्ट। भूपेश सरकार की योजना का ही असर है कि बलरामपुर जिले में कुपोषण गिरा है। आंकड़ों के अनुसार 1 नवंबर 2019 की स्थिति में जिले में कुल 22,525 बच्चे कुपोषित थे, लेकिन मार्च 2023 की स्थिति में 10,782 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। यानी भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना कारगर साबित हो रही है, जिससे हितग्राही बेहद खुश हैं और सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं। पटेल पारा की रहने वाली एक महिला उर्मिला भगत ने बताया कि उसकी बच्ची जन्म से ही कुपोषित थी। कई बार इलाज के बाद भी बच्ची में स्थिति में सुधार नहीं दिखा। तब उसने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से NRC में बच्चे का दाखिला कराया, जिसके बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। मैडम लोग बताए कि NRC में भर्ती 15 दिन के लिए करते हैं, वहाँ देखभाल अच्छे से होगा तो बच्ची का वजन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री बाल योजना तरफ से वो किए लाभ मिला। NRC में इलाज अच्छे से भी हुआ और खान पान का भी लाभ मिला। अब स्वस्थ है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आंगनबाड़ी सहायिका ने बताया है कि सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना बहुत अच्छी है। जिनके परिवार में किसी भी बच्चे को कुपोषण की समस्या है, वो अपने बच्चों को NRC तक लाते हैं और यहाँ उन्हें सही और उचित इलाज मिलता है। समय समय पर उनको बताते भी हैं माता लोग को कि बच्चों को टाइम से खाना खिलाना है इनको। और जैसे हम लोग रेडी टू ईट देते हैं, उसको भी हलवा के रूप में, जिस रूप में बच्चे खाए उस हिसाब से इनको देना पड़ता है। इस योजना के संबंध में जिला परियोजना अधिकारी JR प्रधान ने बताया है कि हर जरूरतमंद बच्चे को भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का प्रभाव है कि आज जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। हमारा दायित्व है कि शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य के अनुरूप 100% कुपोषित बच्चों का बाल संदर्भ योजना से लाभान्वित करके कुपोषण के स्तर को न्यूनतम तक लाने का प्रयास है। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना नौनिहालों को उनके स्वस्थ बचपन लौटाने का अभियान है, क्योंकि स्वस्थ और सेहतमंद बचपन हर बच्चे का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।